दोस्तों, पूरे ग्लोबल में क्या कोई ऐसा देश है जो नंबर 1 हो हर एक फंडामेंटल पावर्स में, जो उसे बनाती हो ताकतवर और एक सुपर पावर कंट्री? तो जवाब है हाँ। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक ऐसा देश जिसके पास $20 ट्रिलियन का जीडीपी है, जिस देश में ऐसी कंपनीज हैं जिनके बगैर दुनिया कुछ भी नहीं। द कंट्री हु हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर। एक ऐसा देश जिसमें दुनिया के 7 बिलियनियर्स रहते हैं। एक ऐसा देश जो ग्लोबली फेमस है एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और एक ऐसा देश जो नोबेल प्राइज और ओलंपिक गेम्स जीतने में सबसे ऊपर है। एंड दैट कंट्री माय फ्रेंड्स इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, सवाल यहाँ ये है कि यूएसए सुपर पावर कंट्री कैसे बना? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे गुजरे हुए वक्त से, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आपका पास्ट ही आपके प्रेजेंट के हाल का जिम्मेदार होता है। ये कहानी शुरू होती है 1492 से, जब अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई यूरोपियन से। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया नॉर्थ में कुछ आइलैंड्स को। इसके बाद ही यूरोपियंस को पता चला अमेरिका का, जहाँ पे रेड पीपल्स रहा करते थे, जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन भी कहते हैं। उस वक्त दुनिया में 3 ही मेन पावर्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन, जिन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन बसाई 1600 के करीब अमेरिका में। जिसके बाद नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन में कमी आई 70 से 80%। वजह थे ये यूरोपियंस, जो अपने साथ बहुत सारे डिजीजेस लाए थे, जिनसे नेटिव्स की पॉपुलेशन में कमी आई। ऑन जुलाई 4, 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। उन्होंने डिमांड किया कि ऐसा देश अमेरिका जो इस रेवोल्यूशन के बाद बना। वक्त के चलते चलते अमेरिका ने ग्रो करना शुरू किया 80s में। यूएसए तब तक एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। इस वक्त के चलते फ्लोरिडा, इलिनॉइस और ओहायो ने भी प्रेफर किया यूएसए का हिस्सा बनना, क्योंकि इन स्टेट्स को डर था कि इससे पहले इन पर किसी और की कॉलोनाइजेशन हो, उससे बेहतर है वो यूएसए का हिस्सा बन जाए। क्योंकि उस जमाने में स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिश कोशिश में थे अपने आप को एक्सपेंड करने में थ्रू कॉलोनाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों पे उनका कब्जा भी था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल थे। दूसरी स्टेट्स को देख के टेक्सास स्टेट, जिसने 1836 में आजादी पाई थी मेक्सिको से, जिसके बाद भी वो डर में था मेक्सिको के, तो उन्होंने भी प्रेफर किया यूएसए का हिस्सा बनना। जैसे ही डिफरेंट स्टेट्स यूएसए के साथ जुड़ना शुरू करती हैं, यूएसए की एक्सपेंड होने की भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इस ही रीजन से 1867 में अलास्का की जो टेरिटोरी थी वो यूएसए खरीद लेता है रशिया से एट द प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। 12 अगस्त 1898 में यूएसए ने कब्जा किया हवाई की टेरिटोरी पर। इस ही वक्त के चलते 1898 में फिलीपाइंस, पोर्टो रिको और गुआम को भी एनेक्स किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स। बट विद द टाइम ऑफ 1946 फिलीपाइंस एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस। 90s तक यूएसए अपने आप को इतना एक्सपेंड कर चुका था कि बहुत सारी स्टेट्स और टेरिटोरीज यूएसए का पार्ट थी। कॉन्सेप्ट यही था, जितना बड़ा देश होगा उतनी ही अच्छी इकोनॉमी होगी और उतनी ही ज्यादा अच्छी जीडीपी होगी। तो अब वक्त है 90s से 1950 के बीच का, जिसमें 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, जिसमें यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, रशिया और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएसए वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट वॉर बाय सप्लाइंग आर्म्स एंड गनशिप्स। इस ही रीजन के चलते यूएसए की इकोनॉमी इंक्रीज हुई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। यूएसए से इतनी सप्लाईज ली गई थी कि यूएसए का तो फायदा ही फायदा था इस वॉर में। और दूसरी तरफ फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसी कंट्रीज में तबाही मची हुई थी। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस डॉलर्स को खरीदना शुरू किया, जो कि उस वक्त की सबसे स्टेबलाइज करेंसी थी। 1944 में 44 अलाइड कंट्रीज एक साथ टेबल टॉक के लिए आती हैं और फैसला किया जाता है कि वो अपनी करेंसीज को स्टेबल रखने के लिए यूएस डॉलर के साथ लिंक करेंगे, और यूएस डॉलर लिंक रहेगा गोल्ड के साथ। जिसके बाद यूएस डॉलर की वैल्यू में काफी बड़ा इजाफा आने लगा और यूएस डॉलर बन गई एक इंटरनेशनल करेंसी। एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई ऊंचाई पाता है तो वो सबकी नजरों और साजिशों का शिकार भी होता है। 1950 के बाद सिर्फ 2 ही सुपर पावर कंट्रीज रह गई थी पूरे ग्लोबल में, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। और फिर शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की इन 2 कंट्रीज के बीच। इस कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वॉर इन कंट्रीज ने एक दूसरे से लड़कर नहीं
नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्होंने लड़ाई करना शुरू की। ये वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में थी। जिन जिन कंट्रीज में यूएसए को लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लगी है तो वहां जाकर सरकारें गिरा देते थे, कभी टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग करके तो कभी डायरेक्टली असासिनेशन करके रेवोल्यूशनरीज को। जैसे कि 1964 में बोलिवियन कूप के चे गुवेरा को सीआईए के लोगों ने एग्जीक्यूट किया। ऐसी बहुत सी और भी एग्जांपल्स मिली दूसरे कंट्रीज से, जिसमें ब्राजील, ईरान, चिली, अर्जेंटीना, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक भी शामिल थे। इतने सारे कंट्रीज की इंटरनेशनल पॉलिसीज में इंटरफेयर करने की वजह से वो कंट्रीज डिपेंडेंट बन गई थी यूएसए पर, जिसकी वजह से यूएसए और भी पावरफुल बनता गया। यही रीजन है कि आज दुनिया में 70 से ज्यादा कंट्रीज में यूएसए के तकरीबन 800 मिलिट्री बेसेस हैं, जो कि रीजन है यूएसए की मिलिट्री पावर बेस्ट होने का। 1990s में जब सोवियत यूनियन बिखरना शुरू हुई तो सिर्फ एक ही कंट्री रह गया जो कि सुपर पावर था, वो था यूएसए। इसके साथ साथ नेटो जैसी अलायंस की पावर भी यूएसए के पास मौजूद है, जिसका मकसद यूरोपियन यूनियन का साथ है, जो कि यूएसए ने बनाई थी 1949 में। आज 2023 अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। यूएसए के पास ऐसी पावर और कंपनीज हैं, अगर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दें तो शायद दुनिया खत्म होना शुरू हो जाए या एक नई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जरूरत है तो सिर्फ सपोर्ट की, क्योंकि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम ही बनाती है हमें एक।